Very good morning, everyone. Good morning, Priyanshu. Good morning, Yashasvi. Very good morning. So, good morning, everyone. Am I audible to you? ये तीन चीजें ही होती है जो इंसान Good morning, everyone. Good morning, Priyanshu. Good morning, Yashasvi. Am I audible to you? Please let me know. Am I audible, everyone? Good morning, Noor. Good morning, Sakshi. Okay, please let me know. Am I audible to you? Good morning, Neha. मैम ने डिच कर दिया. मैम ने बोला था पार्टनरशिप कराएंगी. मैम ने नेगोशिएबल स्टार्ट कराया है, करा रही हैं. गुड मॉर्निंग अभिषेक, नेहा. हो गया कि मैम भी लाए कि मेरा मन जो पढ़ा. यस, जो मेरा मन करेगा मैं वही पढ़ाऊंगी. ऐसा नहीं है, देखो सिलेबस तो आपका ही है, करिकुलम. ठीक है, बस मैम वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा चैप्टर पहले कराना है, कौन सा बाद में. सी पार्टनरशिप मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि पार्टनरशिप ही होगा. बट देन आई थॉट कि पार्टनरशिप और एलएलपी इकट्ठा कराना है एंड देन फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है. सो नेगोशिएबल, आई चोज नेगोशिएबल. देन हाउ डज दैट मैटर? सब कुछ तो करना ही है हमको. गुड मॉर्निंग विराज. गुड मॉर्निंग शक्ति. गुड मॉर्निंग अभिषेक. यस सिद्धार्थ, साक्षी. यस, पार्टनरशिप खत्म हो गई. अब नेगोशिएबल करना था, अब नहीं कर रहे. ठीक है, तो अब हम नेगोशिएबल स्टार्ट करेंगे. नेगोशिएबल इज वन चैप्टर जो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा था लॉ में. ये एक चैप्टर है जो मुझे खास कभी पसंद नहीं आया. यस, 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 यस. एनीवे, इससे अच्छा होता मुझे बताती ही नहीं मैं आपको कि मैं क्या चैप्टर, मैं छोड़ देती कि मैं देख लूंगी क्या कराना है ना. चलो एनीवे, देखो अब गिने चुने चैप्टर पढ़े हैं हमारे पास. नेगोशिएबल होने के बाद तो टेक्निकली ओनली 3 चैप्टर्स आर लेफ्ट. ये नई नेगोशिएबल होने के बाद कोड ऑन वेजेस, पार्टनरशिप्स जो पार्टनरशिप और एलएलपी इकट्ठे होगा, एंड देन कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 इज लाइक a big chapter. It's a very big chapter. 40 मार्क्स का. कहने को ये एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013, पर उसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. एंड कंपनीज एक्ट 2013 आप मानिए ऐसे होगा कि आपको right from the first moment of the first class you have to be very attentive, very attentive. And even I have to practice this ki just after the class I will prepare some MCQs like after every class, not after at the end of the chapter, because chapter नहीं है, पूरा ग्रंथ है. तो कंपनी लॉ में तो हो सकता है, अब ये नहीं है कि जरूरी है. अगर सपोज किसी क्लास में मैंने 2 टॉपिक कराए और मुझे लगा उसमें ज्यादा एमसीक्यू का स्कोप नहीं है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक इट. लेकिन जहां जहां मुझे एमसीक्यू का स्कोप लगेगा आई विल बी डूइंग इट, राइट. पीपीटी आप लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं ना, ईएसआईसी की, आज अपलोड हो जाएगी, राइट. मैंने कल दे दी थी, आज स्टाफ विल अपलोड. ओके. गुड मॉर्निंग कुमकुम. यस सिद्धार्थ. यस पीपीटी आई टोल्ड. गुड मॉर्निंग अनीश. अब आप लोग मुझे ज़्यादा मत हंसाओ. सुबह सुबह मैंने इतनी ख़राब रील एक देखी है ना, तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है. और
पढ़ाते हुए भी कहीं मुझे याद ना आ जाए, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो ऑल गेट रेडी फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. Negotiable Instrument Act is a new act that we are going to do today. Again, इसमें भी, इस चैप्टर में भी आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लॉ नहीं, जब हम कोड ऑन वेजेस करेंगे ना, कोड ऑन वेजेस में भी इतनी वेजेस की बात करी गई है आपके पूरे चैप्टर में, दैट यू मे गेट कंफ्यूज, राइट? तो उसको भी मैं तो आपको खैर बोलती हूँ कि हर चैप्टर को आपको शुरू से लेके अंत तक अच्छे से करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से करना चाहिए, तो कोई डाउट नहीं आएगा, राइट? So everybody, you need to pay a lot of attention now. Syllabus is on the verge of completion, and still we have 1.5 months. October is starting today, 1st October. 1st October को कौन सा एक्ट आया था? कौन बता सकता है 1st October को कौन सा एक्ट आया था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बिना बस अपने दिमाग पे जोड़ दो। 1st October को कौन सा एक्ट आया था? जल्दी बताइए। आज कौन से एक्ट की एनिवर्सरी है? कौन सा एक्ट आया था 1st October को? गूगल मत करने लग जाना, अभी तो खत्म करे वो एक्ट। ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, came into force on 1st October. Yes, ESIC मेरे राइट। सो आपको ऐसे डेट्स याद रखने हैं। अच्छा, 2 सितंबर को कौन सा एक्ट आया था? मैच द फॉलोइंग आ सकता है आपको एमसीक्यू में। मैच द फॉलोइंग भी तो आती है ना एमसीक्यू में। देयर इज 1 रो ए, कॉलम बी। मैच द फॉलोइंग में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए का क्या है, बी का क्या। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी तो आते हैं। हो सकता है मैं आपको अभी देखो, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं। ESIC कौन से साल में आया था, EPF कौन से साल में, कौन सी डेट्स के साथ भी आ सकता है। साल तो छोड़ो, डेट्स के साथ भी आ सकता है, तो डेट्स भी ध्यान रखनी है हमको, राइट? EPF आया था 2 सितंबर, तो ये आपको सब कुछ ध्यान रखना है अच्छे से, राइट? ग्रेचुटी, EPF, इन सब की डेट्स, ESIC, फैक्ट्रीज एक्ट, और जो आज जो हम एक्ट कर रहे हैं वो है 1 मार्च। मतलब आप ना एक जगह पे लिख लेंगे ना डेट्स, तो आपको देखो होता कुछ नहीं है। आपको मैंने हमेशा बोला कि एक नोटबुक बना लो जहाँ पे आप ये सारी छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, जिनको सिर्फ जब आप नजर मारेंगे एंड देन यू विल बी सॉर्टेड, राइट? गुड मॉर्निंग बिंदु। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द एक्ट। So grab your notebook, grab your pen along with you. Whatever I'm saying, if you feel like writing, write it on. अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने मॉड्यूल का भी, you have your hard copy, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। कुछ बच्चे पेजेस पे लिखते हैं एंड उन शीट्स को उन पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर रख लेते हैं कि हम लोग को जब रिवाइज करना होगा दिस विल हेल्प अस। So in no matter what methodology you are using, I would suggest you that you should be having a notebook and a pen wherein you can write down something or the other, whatever I am teaching। उससे क्या होता है ना, एक आप लिखते जब हो ना तो आपको एक चीज यहाँ पे चली जाती है दिमाग में। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने आपको पूछा 1 अक्टूबर को कौन सा एक्ट आया था, आपने बताया ESIC, ठीक है ना? तो ESIC आपने बताया। जस्ट अ सेकेंड, there's a little problem, just a second। ओके, तो आपने ESIC मुझे बताया कि मैम 1 अक्टूबर को आया था। तो ऐसे ही ना, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, अपने साथ ना एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क का, वन सिंगल लाइन का क्वेश्चन बना लिया करो। आफ्टर द क्लास, आफ्टर चैप्टर इज कंप्लीटेड, उस क्वेश्चन को ना अपने आप से पूछा करो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा 1 अक्टूबर को कौन सा एक्ट आया था, आपने बोला ESIC। अब मैंने ये जो आपसे पूछा और आपने जो बताया, कुछ बच्चों ने करेक्ट बताया, कुछ बच्चों ने शायद गलत लिखा नहीं है पर गलत सोचा होगा, शायद EPF ग्रेचुइटी सोचा होगा। तो आप जो उनको करेक्शन हुए, आप एक चीज मान लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, जब कोई चीज करेक्ट होती है ना, वो हमारे दिमाग से कभी नहीं जाती है। दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग, राइट? अभी आप जो भी रिवाइज करते हो, मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या MCQ, मैं क्यों बोलती हूँ सेल्फ असेसमेंट करो, उससे क्या होता है ना,
आप एक बार जो चीज गलत करोगे, जब मैं करेक्ट करूंगी आपको कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये है, दैट मोमेंट जो भी आपने गलत करा है वो अब आपको कभी नहीं भूलेगा. दिस इज समथिंग साइकोलॉजिकली एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि आप जब कोई गलती करके कोई चीज ठीक करते हो वो आप फिर कभी नहीं भूलते हो. ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ या क्वेश्चन जो आप बना रहे हो अपने आप से पूछो, और गलती करोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा. ठीक है ना, आप देखना मैं 10 दिन के बाद भी पूछूंगी ना 1 अक्टूबर को कौन सा एक्ट आया था, तो आप ESIC बोल दोगे, अब आपको कभी नहीं भूलेगा. राइट, चलिए, without any delay let's start with the fresh new chapter, that is Negotiable Instrument Act. So very good morning everyone. Today the chapter which we are starting is Negotiable Instrument Act 1881. 1881 सुनकर हमें लगता है अरे it's like very early of वेरी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ये एक्ट आया है हमारा, तो बिल्कुल आया है. इंग्लिश कॉमन लॉ से ये एक्ट लिया गया है. सो सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दैट इज द 4th यूनिट ऑफ योर कमर्शियल लॉ. कमर्शियल लॉ का चौथा चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का. तो 5 मार्क्स का ही चैप्टर है. अब आप सोचेंगे कि हर चैप्टर कभी 5 मार्क्स का है, कोई 2-3 मार्क्स का बोल रहे हो, इसके लिए पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? यस, यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, आपको तो पूरा एक्ट पढ़ना ही है. एंड डोंट टेक स्टडीज लाइक कि एज अ बर्डन कि हमें तो ये पढ़ना पड़ रहा है, ये मैम बोल रही है तो हमें सुनना पड़ रहा है. डोंट टेक इट एज अ बर्डन ऑन यू. टेक इट एज कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर टेकिंग नॉलेज, राइट. तो आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आप बर्डन लेके नहीं पढ़ेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा. सो लेट्स हॉप ऑन यूनिट नंबर 4, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना बहुत बच्चों की दिक्कत हो जाती है, उनको ना बहुत बार समझ नहीं आता कि ये एक्ट क्या बात कर रहा है. जैसे अभी हम बाकी एक्ट करते हैं, फैक्ट्री हमने करा, ESIC सेल करा, सेल ऑफ गुड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उनको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी दिखती है. बच्चों को लगता है हाँ हमें ये चीज दिखती है आसपास, तो हम कोरिलेट कर लेते हैं कि यस दिस एक्ट हैज अ इम्प्लीकेशन. बट इस एक्ट का उनको बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन दिखता नहीं है. वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इस एक्ट का रेलेवेंस 50% तक तो कम है. मतलब हम लोग अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट नहीं देखते हैं, हाँ चेक जरूर देखते हैं. इसमें हम यही बातें करने वाले हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक. अब आप बोलोगे तीनों चीजें क्या है, हमने तो चेक का नाम सुना हुआ है. तभी ना चेक का नाम सुना हुआ है तो आपको उसकी रेलेवेंस थोड़ी पता है. अदरवाइज जो बाकी टर्म्स हम कुछ पढ़ेंगे वो आपने ना के बराबर ही सुने होंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में. बिकॉज सी ना, अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था और अभी क्या साल चल रहा है. आप खुद सोचिए कि जो एक डेकेड्स निकल चुके हैं, मोर देन लाइक 5-6 डेकेड्स, मोर देन 7 डेकेड्स निकल चुके हैं. कितने हैं, माइनस करके देख लो कितने साल हो गए हैं. तो ये इतने साल पुराना एक्ट है, तो रेलेवेंस तो देखो थोड़ी ऊपर नीचे कम हो ही जाती है. बट येस, व्हेन इट कम्स टू चेक, relevance is there of negotiable instrument act. अब ये क्या है negotiable instrument act? उसके लिए हम करेंगे a very small PPT, not a very small, बड़ा PPT, right. Negotiable Instrument Act 1881 बहुत ही, मतलब अभी जितने भी लॉ के आपने एक्ट करे हैं सबसे पुराना एक्ट ये है. नहीं, हमने वो भी तो करा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये भी उतना ही पुराना एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. यहाँ पे कह रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 वाज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ बिल ड्राफ्टेड बाय लॉ कमीशन इन 1866. तो 1866 में हमारी गवर्नमेंट तो नहीं थी, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट की लॉ कमीशन ने उस समय जो बिल बनाया था वो उसके बेसिस पे ये एक्ट पास हुआ था, विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ मर्चेंट. सो मर्केंटाइल लॉ का बेसिकली ये ब्रांच है, कमर्शियल लॉ जिसको बोलते हैं. देखिए इंग्लैंड में कॉमन लॉ समझते हैं कि उस देश में जो एक कॉमन ट्रेड लॉ जो था उसके आधार पे
इंडिया में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, लॉ कमीशन द्वारा बनाया हुआ बिल पास करा 1881 में, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना। तो 1866 में एक बिल बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में। अच्छा, ऐसा क्यों करा था हमारे देश में? तो वो तो भैया हिस्ट्री की कहानी है कि ब्रिटिशर्स conquered our whole country, and that time, you know, all those we have another level of history of our country. So that time जितने भी कानून हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बने हैं, तो वो इंग्लिश लॉ से ही प्रभावित है, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करे थे। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब तो हमें पता है लॉ होता है। 1881 भी समझ में आ गया कि ये पास हुआ होगा। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? 143 years, imagine. So negotiable instrument का मतलब क्या है? We are going to talk about it. लेकिन आप इतना समझिए, ये एक्ट बना था ट्रेड के लिए, ये एक्ट बना था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। We'll be doing about it, don't worry. So let's see. Negotiable Instrument Act 1881. The first thing, the act is enacted to define and amend laws relating to 3 negotiable instruments. तो कह रहे हैं जो एक्ट है ना, ये बात करता है कानून के बारे में, हर एक्ट कानून के बारे में ये बात करता है, बट कानून लॉस रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अभी आपको इन तीनों का मतलब नहीं पता, वील बी डूइंग इट, डोंट वरी। बट इस एक्ट में कहानी इन तीनों के आसपास ही घूमती है। किन तीनों के आसपास? बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस पीएन, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। हालांकि इंपॉर्टेंस ऑफ चेक इज स्टिल देयर, यू नो, चेक्स आज भी यूज होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ चुके हैं, ऑनलाइन लोग यूपीआई कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो रहे हैं, बट फिर भी जो चेक की इंपॉर्टेंस है वो आज भी कायम है। ठीक है, पीपल डू एक्सचेंज एंड गेट चेक्स, राइट? The act is applicable to whole of India, including Jammu and Kashmir. The act came into force on 1st March 1882. My favorite month, 1st March 1882. याद रखेगा कि एक्ट 1881 में पास हुआ था, पर इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो कब से थी? 1st March 1882. ठीक है, अभी आया क्यों? मतलब इसका क्या मतलब है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? और ये एक्ट, what is the relevance of this act? So negotiable means transferability plus instrument means any document. So you can say it is any transferable document. Transferable document जो ट्रांसफर हो सकता है n number of times. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें राइट्स, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोल रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो मतलब क्या, हाउ दिस ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इज रेलेवेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स? मतलब आपने तो बोला कि ये ट्रेड कॉमर्स के लिए ये एक्ट आया है, हाउ? विल डू इट, डोंट वरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहीं नहीं दी हुई, स्पेसिफिकली कहीं नहीं दी गई इस एक्ट में। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जितने भी एक्ट पढ़े हैं उन सबकी डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में थी? सेक्शन 2। स्पेसिफिकली हर सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 में हमारी होती थी डेफिनेशंस। पर ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ना होकर सेक्शन 13 में है, 1313। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 13। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक्ट डिफाइन नहीं करता, पर एक्ट डिफाइन करता है 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 13। पहला, दूसरा एंड तीसरा। वो कौन सी 3 चीजें हैं? प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 6 चेक। आपको ये तीनों सेक्शन याद रखने हैं, 4, 5, 6। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट, bills of exchange and check. You don't have to forget this at all. ये बहुत जरूरी चीज है। क्या याद करना है आपको कि भाई एक तो हमें ये पता चला अभी तक कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्ट है। ये एक्ट 1881 में बना था बाय ब्रिटिश लॉ कमीशन। इस एक्ट को पासिंग डेट है 1st मार्च 1882। रटने वाली बात नहीं, समझो पे, ये तो फैक्ट है, इसको तो क्या ही समझोगे, तो फैक्ट है कि इस डेट पे आया था, इस ईयर में पास हुआ था, ब्रिटिश लॉ कमीशन ने पास किया था, ये तो फैक्ट बात है।
पर ये एक्ट आया क्यों? मैंने क्या बताया क्यों आया? ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए। सो व्हाट अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स? ऐसा क्या हो रहा था कि इस एक्ट की जरूरत पड़ी? व्हाट वाज सो एसेंशियल? देखो, कोई रूल पास करना अलग बात है, लेकिन कोई कानून पास कर देना, लेजिस्लेशन एक्ट पास कर देना, तो कोई तो चीज बहुत जरूरी होगी तभी एक्ट पास हुआ है ना? तो इस एक्ट में 3 बातें जरूर याद रखनी है। सेक्शन 4 याद रखना है, 5 एंड 6, क्योंकि इन्हीं तीनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। प्रॉमिसरी नोट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में और चेक के बारे में। सो प्लीज यू हैव टू रिमेंबर दी सेक्शंस 4, 5, 6। सेक्शन 4 क्या है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, राइट? नाउ लेट्स टॉक फर्दर। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सेल समथिंग, एंड ये जहां तक फोटो में है तो ये तो लैपटॉप बना हुआ है। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज लैपटॉप। कितने का बेचेगा लैपटॉप वो नहीं पता हमें, अमाउंट नहीं पता। अच्छा, तुम इससे पूछने गए कि कितने का बेच रहे हो लैपटॉप, इसने कहा कुछ भी अमाउंट ले लो। कुछ भी का कोई मतलब नहीं होता लॉ में। लॉ कहते हैं अमाउंट शुड बी सर्टेन, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, it should be certain. So this person wants to sell his laptop, right? Obviously to someone. So he's a seller. Clearly he's a seller. अरे सेलर सुन के तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद आ जाते हैं। वो जब गुड्स की बात आती है ना, ये देखो ये लैपटॉप, ये गुड्स है ना, ये जब गुड्स की बात आती है ना तो हमें सीधा लेके जाते हैं कौन से लॉ पे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पर यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड्स की बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है वो देखो। जब अगर गुड्स के लेके कोई दिक्कत है, गो टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ ही वांट्स टू सेल हिज लैपटॉप एंड दिस पर्सन इज पेइंग हिम कैश। वेरी गुड, सॉर्टेड। या फिर एंड चेक। देखो ये कैश है, ये चेक है। ये चेक भी हो सकता है, देखो दिख तो नहीं रहा है फोटो में। ये चेक भी हो सकता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, ये प्रॉमिसरी नोट भी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये कैश नहीं दे रहा। इसके सामने 2 पर्सन है, ध्यान से देखो। जो इंसान लैपटॉप सेल कर रहा है, चलो 10,000 ले लेते हैं, 10,000 का लैपटॉप है, या तो इसको ये कैश में देगा, कोई बंदा है, इंसान है तो कैश पेमेंट कर रहा है, या कोई पर्सन है जो क्रेडिट पेमेंट कर रहा है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? एक इंसान कैश लेके खड़ा है और एक इंसान क्रेडिट। एकदम इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कौन सी? कैश। पैसा दिया, लैपटॉप लिया, खत्म ट्रांजेक्शन। ठीक है? दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्हिच लॉ विल, यहां कहते हैं व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्हिच लॉ विल गवर्न प्रोविजंस। कैश में तो देखो सॉर्टेड है ना। क्रेडिट की दिक्कत है। क्रेडिट का मतलब होता है कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे रहा, बाद में दूंगा। यही होता है ना क्रेडिट का मतलब। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? और कोई मतलब है तो मुझे बता दो। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है बताइए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज लाइक यू आर पोस्टपोनिंग योर लायबिलिटी। यू आर सेइंग आई एम नॉट पेइंग राइट नाउ, आई एम गोइंग टू पे एट अ फ्यूचर डेट, maybe after 10 days, 10 months, 3 months. But credit transaction का मतलब क्या होता है? credit transaction का मतलब होता है that I am not paying right now. ठीक है? और जब credit transaction होती है तब कौन सा लॉ लाइमलाइट में आ जाता है? That's a negotiable instrument. So why negotiable act is so important? Let me tell you. The first thing is it simplified transaction of money. अभी क्या है ना, देखो हर चीज के लिए पैसा देना, पहले के टाइम की बात करो, 1881 की बात करो, उस समय ना एक जो मेजर एक देखो, एक मैं बहुत आपको एक ग्राउंड लेवल पे लेके जाऊं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों आया था। सो लेट मी टेल यू, 1881 के आसपास, उससे पहले ही, बहुत पहले ही, कैरिंग मनी वाज अ टास्क। पैसा कलेक्ट करना, उस समय एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल होता था, कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था, रॉबरी एंड डकैत, ये जो थी चीजें थी, ये बहुत ज्यादा कॉमन थी। तो पैसे कैरी करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। लूटिंग का खतरा होता था, डकैत का खतरा होता था, रॉबरी का खतरा होता था। तो उस समय ना
there was literally a hindrance when there was money transaction, any transaction that is involving money. And अगर इस समय की बात करी जाए 1866 में ये बिल आ गया था, उससे पहले की बात करी जाए तो उस समय तो क्या सिस्टम चलते थे, बार्टर सिस्टम, कॉइन सिस्टम एंड कॉइन्स चलते थे राजा महाराजास के, एंड यू नो एक प्रॉपर करेंसी ये सब था भी नहीं, करेंसी नोट ये सब चीजें बहुत मुश्किल से देखी जाती थी. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये उनकी कमीशन ने पास करा कि जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी या जो भी ट्रांजेक्शन जिनको डिले करा जा रहा है, मनी में नहीं मोबिलाइज करा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये लाइमलाइट में आएगा. आप मानेंगे पहले के जमाने, बहुत पहले के जमाने में तो क्या होता था, एक शीट है, ठीक है, हैंडमेड पेपर टाइप्स, उसको ना ऐसे इरेगुलर तरीके से कट किया जाता था, इरेगुलर, कोई शेप नहीं, इरेगुलर तरीके से कट किया जाता था, और दूसरे इंसान को दिया जा रहा है कि ये शीट ले लो, जब तुम वापस आओगे पैसा लेने तो इस शीट को मैच करा जाएगा, अगर ये मैच हो गया तो तुम्हें पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. मतलब देखो, पैसे देना एक शीट के उस पर डिपेंड कर गया है. बहुत, ये तो मैं वो तरीका बता रही हूँ जो मतलब बहुत मुद्दत पहले, सेंचुरीज पहले. फिर धीरे धीरे इस चीज को लीगलाइज करा गया. लीगलाइज करा गया कैसे, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट आया कि भाई आप पैसे में नहीं अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यू कैन एक्सचेंज, ट्रांसफर दिस इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. राइट. सो व्हाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट सिंप्लीफाई ट्रांजेक्शन ऑफ मनी. ये लीगलाइज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को. देखो, ऐसी कोई चीज जो कोई लॉ ही नहीं है, उस चीज को लेके कानून नहीं है, आप कुछ भी करते रहो तो वो आपकी मर्जी है, आप कानून के दरवाजे नहीं खड़का सकते. यू नो, यू कांट गो टू द कोर्ट व्हेन देयर इज नो लॉ. अगर ये एक्ट होता ही नहीं, उसके बाद आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करते रहो. जैसे बहुत छोटी सी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एक एक्ट है, आपके कोर्स में नहीं है, 2000. ये एक्ट बहुत जल्दी में बना था, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत जल्दी स्पीडी तरीके से बना था. पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तेजी से बढ़ रही थी. अगर आज ये एक्ट नहीं होता ना, तो जितनी भी तुम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो ना, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता. अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन लूट भी लेता ना, तुम कोर्ट नहीं जा सकते. लेकिन आईटी एक्ट है तो आपके पास एक कवरेज है. तो कानून होना जरूरी है. जिस चीज को कानून ने अगर जिस चीज को रजामंदी नहीं दी है, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, तो आप वो चीज कैसे कर सकते हो. सो मनी ट्रांजेक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैंने बताया ना, वो ये पत्ते को, ये जो भी है हैंडमेड पेपर को काटना, ये लॉ में कहीं नहीं है. इस प्रोसेस को कुछ बोला जाता है साइटोफ्रैग्मा, आई डोंट रिमेम्बर, साइटोफ्रैग्मा में बोला जाता है. ये बहुत पुराना प्रोसेस है जिसको लॉ बिल्कुल गवर्न नहीं करता. लॉ ने बोला क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के लिए और मनी ट्रांजेक्शंस को एक इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए जो मनी को डेफर कर सकता है, उसके लिए हम एक एक्ट लाएंगे जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. इट प्रोवाइड एविडेंस टू राइट टू क्लेम पेमेंट. ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट एक एविडेंस की तरह है कि हम पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल लायबल, मतलब हमारा राइट है टू कलेक्ट पेमेंट. ठीक है. सपोजिंगली आई हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा है तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ही लिखा है. तो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड अगर यहाँ ये मैं इस पे ये लिखा हुआ है कि मैं ये पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आई हैव अ राइट, तो ये डॉक्यूमेंट मैं दिखाऊंगी तो मुझे पेमेंट मिल जाएगा. सो दैट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो ये इस मनी ट्रांजेक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, एविडेंशियल प्रूफ देने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना. Next is it is regulated by Ministry of Finance. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करती है बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में, चेक के रिस्पेक्ट में कोई भी रूल आता है, कोई भी लॉ आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको पास करती है. सो ऑल सॉर्टेड टिल नाउ. अभी तक आपको समझ में आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों आया, कैसे आया एंड क्या जरूरत थी. सी आई टेक यू टू पुराने जमाने में, इसलिए नहीं कि आई बिलोंग टू दैट एरा, आई एम टेकिंग यू that way because you should know the base, right? I can straight away go to the section 4 and promise in मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, section 5 पढ़ाना शुरू कर दूं, section 6 पढ़ाना शुरू कर दूं, क्योंकि इस एक्ट में ये 3 sections बहुत important है. But I want to take you to the core that why this act was passed, why this law was passed, right? चलिए, negotiable instrument के features करने से पहले आप ये समझिए what is this negotiable instrument.
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये इतनी गंदी हैंड राइटिंग है ना मेरी। ट्रांसफरेबल कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है? एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी भी बारी, कोई लिखा नहीं है लॉ में 2 बारी 3 बारी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है ना, अभी क्या है, एक इंसान ने इसको लैपटॉप दिया, दूसरे इंसान ने पैसे देने पर वो पैसे ना देके वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है इसको और बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसे 10 दिन के बाद दे दूंगा, ये आप रख लो, ये आप जब मुझे ला के दोगे मैं 10 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। तो इसको देख के तुमको क्या लगा? एक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, क्रेडिट हुई है ना, लैपटॉप तो तुमने ले लिया है ना, लेकिन पैसे के बदले क्या दे रहे हो? एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है ये, प्लस ये मनी फ्लो नहीं हुआ है, नो मनी ट्रांजेक्शन। जब क्रेडिट हुआ है तो दैट मीन्स नो मनी ट्रांजेक्शन एनीवे। थर्ड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। किसने बनाया है इंस्ट्रूमेंट? मैंने तुमको क्या बोला, ए ने लैपटॉप दिया बी को, बी ने देने पैसे, लेकिन बी ने क्या हाथ में पकड़ा दिया इसको? एक डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट। अच्छा देखो, ये कोई बिल है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई भी एक ये मेरे सामने कुछ पड़ा हुआ है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। कोई हर चीज डॉक्यूमेंट होती है, एनीथिंग that says something is a document, right? But any document that creates any right or liability, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट की तरह है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, ये जो इसको दे रहा है बी कि बी ये तुम इंस्ट्रूमेंट रखो, मुझसे 10 दिन बाद पैसे लेना। इसमें क्या लिखा है? राइट ऑफ ए, कि वो कितने पैसे ले सकता है? 10,000 रुपए। लायबिलिटी ऑफ बी, यही लिखा होगा ना, और क्या लिखा होगा? मूवी टिकट थोड़ी ना पकड़ा दी है इसको, क्या दिया है इसको? एक इंस्ट्रूमेंट दिया है। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि उसमें राइट एंड लायबिलिटी लिखे हैं, ए तुम मुझसे 10 दिन बाद आके पैसे ले लेना और मैं तुमको पैसे दूंगा। सो दैट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक है ना। सो लेट्स डू व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए इसके फीचर्स करते हैं। पहला, इट इज ऑलवेज अ रिटन डॉक्यूमेंट, वर्बली नहीं चलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज ऑलवेज अ रिटन डॉक्यूमेंट। सेकेंड, इट शुड बी साइंड बाय मेकर और ड्रॉर। एक्चुअली ऐसा नहीं हो जाता, कभी कभी कोई टीचर पढ़ा रही होती है, बच्चा हंसने लग जाता है, तो टीचर बोलती है ना क्यों हंस रहे हो, तो बच्चा कहता है ना मैम कुछ याद आ गया था। यहाँ पे टीचर हंस रही है क्योंकि टीचर को कुछ याद आ गया। इतनी फनी रील देखी है ना मैंने मॉर्निंग में, आई कांट गेट ओवर द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दैट रील, और मेरे को बार बार वो याद आ गया ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मतलब मुझे लग रहा है मेरा तो काफी खून बढ़ जाएगा वो रील अगर मैं 2-4 बार और देख लूंगी तो। चलो एनीवे, वेरी पथेटिक रील। Pathetic means sad for that person, but very funny, man. Seriously, it is always a written document. It should be signed by maker or drawer. अच्छा देखो, मेरी वाली स्टोरी में अभी ना बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। A, B, seller, buyer. What is he selling? Laptop. For how much? 10,000. Right? अब यहाँ पे ए का रोल खत्म, ए ने बोला मैं दे रहा हूँ लैपटॉप। अब आता है बी का रोल। बी कह रहा है कि देखो ऐसा है, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, मैं 10 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। ध्यान से सुनना, बी ने क्या बोला? ए को ओरली बोला है, अभी कुछ लिखे डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरली। बी ने बोला कि मैं ना बाद में पैसे दे दूंगा, 10,000 रुपये बाद में दे दूंगा। ए ने बोला चलो ठीक है, ए जानता है बी को, ए ने बोला ठीक है चलेगा, तुम बाद में दे देना पैसे। अब चलेगा क्या, खाली वर्बली तो कुछ नहीं चलता आज के जमाने में, तो देयर शुड बी अ इंस्ट्रूमेंट, देयर शुड बी अ इंस्ट्रूमेंट। तो ए ने बी को बोला कि ठीक है तुम बाद में पैसे दे देना, बट देयर शुड बी समथिंग रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है।
तो बी ने बोला ठीक है रिटर्न में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो 10,000 दे दूंगा 10 दिन के बाद। तो ए ने बोला ठीक है तो बनाओ एक इंस्ट्रूमेंट। ए कहता है ओके मैं बनाता हूं। ये लिख रहा है सॉरी, ए ने बी को बोला कि तुम बनाओ इंस्ट्रूमेंट, तो बी ने बोला ठीक है मैं बनाता हूं इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ बी क्या लिखेगा उस इंस्ट्रूमेंट में, क्या लिखेगा उस इंस्ट्रूमेंट में, क्या लिखेगा? अच्छा बी बना रहा है तो बी को ही क्या बोलेंगे, मेकर। और लीगल भाषा में जो मेकर है वो ड्रॉअर भी कहलाया जाता है, जो ड्रॉ कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। तो बी क्या लिखेगा उसमें? ऐसे ना हाथ पे हाथ धर के मत बैठ जाया करो कि हाँ बोलो बोलो, हम तो बस लैपटॉप ऑन करके बैठे हैं, आप ही बता दो, हम तो नहीं बता सकते क्या लिखेगा। क्या लिखेगा बी? तुम बी हो, तुमने पैसे देने हैं ए को 10,000 रुपए, क्या लिख के दोगे? मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में क्या लिख के दोगे तुम उसको? व्हाट विल यू राइट? बिल्कुल गधों वाली बात है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है हमको, हम दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। I am liable to pay, I promise to pay. Yes, promise to pay is the correct word. I promise to pay. Very good. तो B यहाँ लिखेगा I promise to pay how much rupees? 10,000. ठीक है, after 10 days. ठीक है, ऐसा करके 2A पूरा ये लिखेगा, समझ आ गई? तो B ने क्या बनाया? प्रॉमिसरी नोट। बी ने क्या बनाया? प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि कैसे स्टार्ट हुआ? आई प्रॉमिस टू पे। कि कौन, अच्छा प्रॉमिस कौन करेगा? सेलर तो नहीं करेगा, बायर ही करेगा ना। तो बायर इज ऑलवेज अ ड्रॉअर इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब ये लाइन जब एकदम सुनते ना तुम तो तुम्हें ऐसे क्लिच आता, क्या बोल रहे हो, प्रॉमिसर इज अ बायर एंड ए ड्रॉअर, ये क्या बोल रहे हो? अब समझ में आ जाएगा तुमको, दैट बायर is a drawer in case of promissory note. Do you agree with this line now? कि जो बायर है उसने पैसा देना है तो वही तो प्रॉमिस करेगा ना। ठीक है, चलो अब दूसरी कहानी के बारे में बात करते हैं। वही कहानी पे आ जाओ कि ए ने बी को बोला लैपटॉप दिया और बी ने बोला मैं पैसे आज नहीं दे सकता, मैं पैसे आज नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। तो ए ने बोला ठीक है बनाओ कोई लिखित में दो मुझे। तो बी ने क्या लिख के दिया? प्रॉमिसरी नोट। लेकिन सपोजिंगली बी बोले कि सर आप लिख के डॉक्यूमेंट बना लो, या ये बोले चलो मैं रिटन डॉक्यूमेंट बनाता हूं। अब ए बना रहे हैं, अब बताओ ए क्या लिखेगा? आई प्रॉमिस टू पे यू। क्या लिखेगा ए? बी प्रॉमिस टू पे मी। क्या लिखेगा ए? ए लिखेगा आई ऑर्डर बी टू पे मी, मतलब ए रुपीज 10,000 आफ्टर 10 days। यही लिखेगा ना। अभी भाई जिस इंसान ने पैसा लेना है वो ऑर्डर ही देगा ना, डेफिनेटली। तो ए क्या कर रहा है? वो ऑर्डर दे रहा है बी को, दैट यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी टू मी आफ्टर 10 days। तो ए ने क्या बनाया? ए ने भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, पर इसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो वेरी क्लियरली today, right now, after this example, you got a difference between bills of exchange and promissory note. Bills of exchange is a order, promissory note is a promise. ये आपको हर कोई पढ़ाएगा, हर डेफिनेशन जब भी कोई किसी को पढ़ानी होगी ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, वो इंसान आपको यही पढ़ाएगा that bills of exchange is a undertake, is a order, is a order given to another person to pay a certain sum of money, ऐसा बताएगा। लेकिन लॉजिकली देखो कि साफ सी बात है भाई कि सेलर है, वो सेलर तो सामने वाले को ऑर्डर ही देगा ना। ये मैंने नहीं बताया, ये आपने ही बताया है, आपने ही सोचा है, मतलब बताया तो मुझे नहीं है, मेरे सामने नहीं हो, बट आपने ही सोचा है कि हाँ ये तो ऑर्डर देगा। सो गो लॉजिकली, डोंट हैव टू रट्टाफाई दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर। हाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर? सी, अगर सेलर बना रहा है वो डॉक्यूमेंट, देन वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, क्योंकि सेलर ने क्या लिखा है? ऑर्डर यू टू पे। और अगर बायर ने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है और उस पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसरी नोट, राइट। यहाँ पे सेलर ड्रॉअर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में,
प्रॉमिसरी नोट में बायर ड्रॉर होता है। राइट तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्या मैं तुम्हें बता दूं कि इट शुड बी साइंड बाय मेकर ड्रॉर। देखो इस पॉइंट की वजह से मैंने कितना ही कुछ समझा दिया तुमको। तो आई डोंट वांट दैट यू शुड लाइक रटिफाई एवरीथिंग, क्रैमिंग नहीं करना है, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ओके अब हम जब चेक पे आएंगे तो आपको ये प्रॉमिसरी नोट सुन लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुन लिया, अब चेक के बारे में सुनेंगे आगे। पहले यहां समझिए, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिस होता है या फिर क्या होता है, ऑर्डर होता है। यही समझाया मैंने तुमको कि भाई जब ए ने लैपटॉप बेचना था तो ए ने बोला या तो तू डॉक्यूमेंट बना ले या मैं बना लेता हूँ। अगर बायर जिसने पैसा देना है वो डॉक्यूमेंट बनाएगा तो वो क्या लिखेगा, आई प्रॉमिस टू पे, एंड दैट्स अ प्रॉमिसरी नोट। अगर सेलर डॉक्यूमेंट बना रहे तो क्या लिखेगा, आई ऑर्डर यू टू पे, सो दैट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट सो इट्स ईदर अ प्रॉमिस और अ ऑर्डर। आगे देखिए, द ऑर्डर ऑफ प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑर्डर और प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल। अच्छा क्या है ना, मुझे याद है हमारे CS फाउंडेशन में CS फाउंडेशन होता था, उसमें नेगोशिएबल था, इट वाज ऑल MCQ राइट। तो अभी भी MCQ ही है, लेकिन उसमें जब मैं बच्चों के लिए MCQ बनाती थी ना तो उसमें मैं ना एक डॉक्यूमेंट बनाती थी, उसमें मैं लिखती थी आई प्रॉमिस टू पे। यार ये बनाने की जरूरत नहीं है, डब्बा आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, एक स्टेटमेंट आएगी और लिखा जाएगा ए क्रिएट ए इज अ ड्रॉर ऑफ प्रॉमिसरी नोट। उसने क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे ₹20,000 टू बी ऑन 10th day of October when my check will get clear। यहाँ पे ये लिख रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे 20,000 टू बी ऑन 10th day of October when my check will get clear। अभी इसने क्या बोला, मैं पैसे दूंगा जब मेरा चेक, ये जब तब ये क्या है, ये क्या है, कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रॉमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। सो मैं जब बच्चों को ये बना के देती थी या मैं स्टेटमेंट लिखती थी तो मैं लिखती थी ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन होता था इज इट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन यस, नो, मे बी, नेवर। सो इज इट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, आंसर इज नो, इट्स नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि इसमें क्या आ गई है, कंडीशन। ठीक है ना, इसमें क्या आ गई है, कंडीशन आ गई। तो कंडीशनल चीज जो होती है वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। क्लियर, आगे देखिए, इट मस्ट कॉल फॉर पेमेंट इन मनी एंड ओनली मनी। ये भी समझो, ये नहीं आई प्रॉमिस टू पे 20 tons ऑफ कॉटन, आई प्रॉमिस टू पे 10 kg ऑफ राइस, आई प्रॉमिस टू पे 10 ड्रेसेस टू ए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पैसा पे करने के लिए ही बनाया जाता है, बाकी किसी ऑब्लिगेशन के लिए नहीं। ठीक है ना, समझ गए, ये नहीं आई प्रॉमिस यू टू गिव 10 kg of rice। So what is promise to give 10 kg of rice? तो ये भाई ये this is not a valid instrument। ठीक है ना, valid instrument के लिए that has to be talking of payment in money and money only। It should call for payment of certain sum। ये मैंने अभी शुरू में भी बोला, ऐसा किसी भी, अगर सपोज कोई स्टेटमेंट लिखी है I order you to pay me certain sum of money on 10th October, ठीक है, at 5 PM। Is it a valid bills of exchange? No। पहली बात है, पूछा जाएगा ये है क्या, ये जो ये लिखा हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट है क्या,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, किसने बताया? ऑर्डर लिखा हुआ है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ऑर्डर होता है। अभी पढ़ा हमने, अभी सीखा हमने, लॉजिकली देखा हमने, ठीक है। लेकिन क्या ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। इसमें डेट टाइम सब कुछ दिया हुआ है, इंसानों का नाम लिखा हुआ है, बट सर्टेन सम ऑफ मनी क्या होता है? कुछ पैसे। कितने पैसे? द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम, एक अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1,000। अमाउंट शुड बी सर्टेन। ये नहीं कि सम ऑफ मनी, सम मनी, ये सब जो स्टेटमेंट्स होती हैं वैलिड नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, प्रॉपर्टी इन गुड्स तो तुमने पढ़ा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो तुमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या पढ़ाया मैंने? ओनरशिप। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स द ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास एक कूपन है, ठीक है, जिसमें से आप 5,000 की सर्विस ले सकते हो। मतलब एक सैलून का कूपन है मेरे पास, जिसमें 5,000 की सर्विस है, और वो कूपन दिखा के आप सर्विस ले सकते हो। अभी एक बात बताओ, ये जो कूपन है ये ओपन एंडेड है ना? ये मैं लेके जाऊं या आप लेके जाओ, जो इंसान लेके जाएगा उसको ही सर्विस मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर वहां पे मेरा नाम लिखा होता, ठीक है, मेरा नाम लिखा है, मेरा एज लिखा है, मैंने पे करा है, और मेरे नाम का ये इंस्ट्रूमेंट है, तो आप एक बात बताइए, तो ये सर्विसेज मैं ले सकूंगी, आप नहीं ले सकोगे? यू कैन नॉट अवेल। समझ रहे हैं आप? तो समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ओनरशिप है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, वो किसके पास है? ये कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप दो तरीकों से जाती है। एक, बाय डिलीवरी, मतलब जिसको भी दे दो ये इंस्ट्रूमेंट उसका हो गया, ठीक है, जिसके भी हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ये उसका हो गया। सपोज कहीं पे कोई गिरा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिले, जिससे एक इंसान को दूसरे इंसान से 10,000 रुपए लेने हैं, उस इंसान का नाम नहीं लिखा, ओपन इंस्ट्रूमेंट है, डिलीवरी से किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है, तो तुम जाके उस इंसान से पैसे ले आओगे। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट है ना, बाय डिलीवरी, जिसका ओनरशिप डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाती है। बी कह रहा है एक होता है डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होता है जिसमें प्रॉपर ट्रांसफर करा जाता है सामने वाले का नाम लिखकर, जिसमें एक इंसान जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफरर होता है और सामने वाला ट्रांसफरी होता है, जिसको हम एंडोसर और एंडोसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ये चीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स है, मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी देखे जाते हैं, ये प्रॉमिसरी नोट में भी देखे जाते हैं, और ये चेक में भी देखे जाते हैं। सारी जगह ये देखे जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। ये कौन सा सेक्शन है? 5। मतलब पहला सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट, 5 एंड सेक्शन 6 इज चेक। ठीक है, तो फीचर्स हमें समझ में आ गए। हमें समझ में आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये मैं बोल रही हूँ हमें समझ में आ गया, मैं तो पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, 1 मार्च 1882 से इफेक्टिवली आया है ये। इस एक्ट में 3 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4, 5, 6, और इन तीनों के बारे में सेक्शन 13 में डेफिनेशन है। उसके बाद हमने बात करा दिस एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट। उसके बाद हमने बात करी कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से लेके कानून है वो इस एक्ट में है, राइट। फिर हमने फीचर्स करे सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। आगे देखते हैं। अभी भी तुमको आई एम श्योर अगर क्वेश्चन आना है तो बिल्कुल ये नहीं आएगा कि फीचर्स बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये नहीं आएगा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये इतना सारे टॉपिक है, यही क्वेश्चन आना है। प्रॉमिसरी नोट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। ये तो हमें लर्न हो चुका है भाई। अब हमसे कोई नींद में ही पूछेगा ना क्या पढ़ा आज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, उसमें क्या है, 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करी गई है, प्रॉमिस एंड ऑर्डर। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अभी पीछे फीचर में बात करी गई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या तो अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है या अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल प्रॉमिस है तो उसको प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे, और अगर अनकंडीशनल ऑर्डर है तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। तो बेचारे चेक को क्या बोलते हैं? ना वो प्रॉमिस है या वो ऑर्डर है, वो है क्या? वो ऑर्डर होता है। आगे आएगा तब सुनना। सेक्शन 4
of negotiable instrument act define promissory note. The definition says promissory note basically are instruments in writing. हर instrument writing में होता है. They are neither bank note nor currency note and also contain this feature, which also contain this feature. कह रहे हैं currency note पे भी लिखा होता है promise bearer. कभी पैसा सिर्फ तुम पैसा जरा अगर तुम्हारे आसपास कोई 10 का नोट 15 का नोट कह रही हूँ 10 का नोट है कौन से नोट होते हैं 500 का नोट है 2000 का नोट है तो जरा देखिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने कितने समय से नोट ही नहीं देखे हैं इतनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गई है वैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बड़ी खतरनाक होती है वंस मी एंड माय हस्बैंड वेंट टू खान मार्केट मतलब देयर इज अ प्लेस इन दिल्ली एंड I was like, yeah, now we are going for a dine out, and we parked the car. By default, my husband didn't have cash. उसको भी वो भी cashless ही उसको आजकल वही cashless होता है तो उसके पास पैसे नहीं थे ठीक है बाई चांस उसके पास पैसे नहीं थे और मैं भी अपने कपड़ों का मैचिंग पर वॉलेट उठा ली जिसमें वॉलेट ही नहीं था होता नहीं वो पर्स स्टाइल मारने के लिए उठा लो उसमें पैसे नहीं थे इवेंचुअली वी वेंट देयर वी हैड अ डिनर या आई थिंक डिनर तक भी बात नहीं पहुंची थी शायद पहले ही पार्किंग वाले को पैसे देने थे पैसे ही नहीं मिल रहे गाड़ी में वो जो चिल्लर नहीं पड़े होते 1-2 रुपए वो मिला के 8 रुपए बन गए थे 20 रुपए बन गए थे बट भैया वो हाई प्रोफाइल एरिया में पार्किंग ही 100 रुपए थी यानी 50 रुपए थी शायद पेटीएम नहीं ले रहा था उसको कैश ही चाहिए था बड़ी दिक्कत हो गई थी तो उस दिन ना मुझे पता चला कि भाई कैश कुछ तो होना बहुत ही जरूरी है कैशलेस घूमते हैं आजकल हम तो नोट का अगर शक्ल देखोगे ना कोई भी नोट अगर आपके पास है सामने उस पे लिखा हुआ है प्रॉमिस बेयरर अभी मेरे साथ आसपास कोई नहीं पढ़ा है तो मैं एग्जैक्ट जगह बता देती कहाँ लिखा हुआ है सो कह रहे हैं कि प्रॉमिसिंग नोट जिसमें लिखा हुआ है प्रॉमिसिंग ये आपके नोट के ऊपर लिखा होता है प्रॉमिस यू टू पे तो उसको प्रॉमिसिंग नोट मत बनाना करेंसी नोट बैंक नोट नहीं आते इसमें ठीक है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग नोट मीन्स दैट देयर इज अ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस अंडरटेकिंग मतलब कि मैं अंडरटेक कर रहा हूं कि मैं पैसे दूंगा तो ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है द मेकर ऑफ दीज नोट्स अग्रीज टू पे अ सर्टेन सम ईदर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और देयर बेयरर अब इसका क्या मतलब है अभी जैसे मैंने एक प्रॉमिसरी नोट साइन करा आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू ए या तो एक पर्सन टू मिस्टर ए और द बेयरर मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके भी पास मिलेगा मैं उसको पैसे दे दूंगी बेयरर मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके पास मिलेगा मैं उसको पैसा दे दूंगी या तो एक पर्सन का नाम लिखो कि भैया मैं किसको प्रॉमिस कर रही हूँ मैं ए को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं ए को 5,000 रुपए दूंगी ठीक है लेकिन अगर सपोज मैंने इंसान का नाम लिख के नाम ना लिखने के बजाय लिख दिया बेयरर मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है मैं उसको पैसे दूंगी ठीक है दिस मेकर मैं बना रही हूँ ना प्रॉमिसरी नोट तो मैं क्या हूँ मेकर undertakes the responsibility to pay by affixing a signature on the note तो ऑब्वियसली मेरा सिग्नेचर आएगा ना नीचे कि मैं पे करने के लिए यहाँ पे मैं पे करने के लिए प्रॉमिस कर रही हूँ ठीक है ये डांस करता हुआ क्या है promising note consists of comprises of 3 important parties देखिए ध्यान से these include the maker जिसने बनाया है the payee as well as holder even endorsers and endorsees can be parties in certain cases तो यहाँ पढ़ते हैं पहले maker कौन है this is basically the person who makes or executes a promissory note and pays the amount maker of the instrument कौन है क्या maker ने पैसे देने हैं ऑब्वियस बात है भाई इंस्ट्रूमेंट में लिखा क्या आई प्रॉमिस टू पे और जो ये इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है अपने हस्ताक्षर दे रहा है इसका मतलब उसी इंसान ने पैसे देने हैं उसकी ऑब्लिगेशन है पैसे देने की सो बेसिकली द मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट वेरी क्लियर देखो जिन बच्चों का ध्यान कहीं और चला जाता है क्लास करते करते ऐसे भटक से जाते हैं खो जाते हैं क्लास में कहीं और उनको नहीं समझ में आएगा आगे मैं दूसरी लाइन बोलूंगी तो कहेंगे हो बेयरर क्या होता है अनकंडीशनल क्या होता है अंडरटेकिंग क्या होता है सो भाई चैप्टर तो मुश्किल है एंड टेक्निकल भी है नहीं सुनोगे तो दिमाग से जाएगा और मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ाकर और तुम्हें एग्जांपल्स देकर तुम्हें ये पिक्चराइज दिखाकर
अपनी अटमोस्ट कोशिश कर रही हूँ समझाने की, उसके बाद भी अगर ध्यान कहीं और भटक जाएगा, वीडियो देखते देखते मम्मी को ऑर्डर दोगे इडली बना दो, ये बना दो, वो बना दो, तो नहीं चलेगा। बिल्कुल भूखा पेट आराम से पहले क्लास देखो। मैम भी पढ़ा रही है ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, पता नहीं आज क्यों, बट मुझे बहुत भूख लग रही है। बट एनीवे, तुम भी भूखे रह के पढ़ो। Jokes apart, please, I mean to say, please focus, right? Do not divert yourself here and there, right? The person to whom the note is payable is the pay. मतलब जिसको पेमेंट करनी है वो इंसान क्या कहलाया जा रहा है? पे। अब सुनो, अभी वो पीछे वाले केस पे आ जाओ जरा, पीछे वाला लैपटॉप वाले पे आ जाते हैं हम लोग। कहाँ गए? छोड़ो, मैंने डिलीट शायद इरेज कर दी थी वो ड्राइंग। यही ले लेते हैं। ए बी को लैपटॉप बेच रहा है, ठीक है, लेकिन बी कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, एंड बी जो है वो कह रहा है कि मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। सो बी वांट्स टू मेक अ इंस्ट्रूमेंट, और ये बना रहा है प्रॉमिसरी नोट। वो बी बना सकता है क्योंकि बी ने पैसे देने हैं, तो बी ही प्रॉमिस करेगा। तो यहाँ पे मेकर हो गया बी, पैसे किसको देने? ए को, तो ए क्या हो गया? पे। मेकर वो होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता है। आगे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी वही सुनोगे, जो जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो मेकर कहलाया जाता है, या ड्रॉर। और जिसको पैसा मिलता है वो पे ही होता है। होल्डर सुनो, अ होल्डर इज बेसिकली द पर्सन हु होल्ड्स द नोट। ही मे बी ईदर अ पे और सम अदर पर्सन। समझ रहे हो आप ये बात? नहीं समझ रहे? हम तो बेवकूफ है, हमें समझ में नहीं आता। हमें समझाओगे तभी आएगा समझ में। यहाँ सुनो, बी ने बनाया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि बी प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने के लिए। सो बी इज अ मेकर, और पैसे किसको दे रहा है? ए को, तो ए ही पे ही है, और ए ही होल्डर भी है, क्योंकि वही रख के बैठा है ना अपने पास इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे तुमने ना मुझे लैपटॉप बेचा, ठीक है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैंने तुमसे लैपटॉप खरीदा, और मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, मुझे अभी तक ना सैलरी नहीं आई है, तो मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, 25,000 का लैपटॉप है। तो मैंने तुम्हें कहा ये ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹25,000 ऑन आफ्टर 10 days, राइट? तो मैंने इसको साइन भी कर दिया, ये लो प्रॉमिसरी नोट, पकड़ो प्रॉमिसरी नोट। अब मैं क्या हूँ? मेकर हूँ, मैंने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया। आप क्या हो? आपने पैसे लेने हैं, आप पे। अब ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दे रही हूँ, और आप ही क्या? होल्डर। अगर सपोज आपने ये प्रॉमिसरी नोट अपने किसी दोस्त को दे दिया, आपके दोस्त का नाम है एक्स। अब ये एक्स जब मेरे पास ये नोट लेकर आएगा 10 दिन के बाद, तो मैं उसको पैसे दे दूंगी, होल्डर को। तो यहाँ पे होल्डर और पे क्या हो गए? अलग। और आपने आपने कंफर्मेशन दी है कि मैम मेरा फ्रेंड है, इसी को पैसे दे दो, नो प्रॉब्लम, आप मैंने इसको पैसे देने थे, आप इसको पैसे दे दो, चलेगा। सो आई विल गिव हिम, बिकॉज ही इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो मेरे को इंस्ट्रूमेंट लाके देगा मैं उसको पैसे दे दूंगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम लिखा है कि मैंने आपको पैसे देने, तो मुझे आपको ही देने पड़ेंगे, राइट? तो तीनों पार्टी समझ में आ गई। अब जरा नेगोशिएट, अब प्रॉमिसरी नोट को देख लो, स्टैंप लगेगा यहाँ पे 3 months आफ्टर ड्यू डेट। ये बहुत पहले के जमाने में होते थे, आज के जमाने में देखे नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। आज के जमाने में कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। स्टैम्प है, और कोची कोड 310 3 अक्टूबर 2005, 2005, इतने साल पहले का। चलो, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे अरुण कुमार, और ऑर्डर, और ऑर्डर अरुण कुमार, और ऑर्डर मतलब मैं अरुण कुमार को पैसे दूंगा, या फिर वो जिसको बोलेगा उसको पैसे दूंगा। और सम ऑफ रुपीज ऑफ 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव। तो अमाउंट तो लिखा हुआ है भाई, इंसान का नाम भी लिखा है किसको पैसे देने हैं। कौन साइन करके दे रहा है? ये संतोष जी। अब बताओ कौन क्या है यहाँ पे, बताओ। संतोष क्या है? संतोष जी क्या है यहाँ पे? मेकर, क्योंकि इसने पैसे देने हैं। किसको पैसे देने? पे ही कौन है यहाँ पर? अरुण कुमार। अभी तो ये देख के यही समझ में आ रहा है कि पैसा अरुण को मिलना है, तो अरुण कुमार जी ही पे ही हैं।
लेकिन सपोज 3 महीने के बीच में अगर अरुण ने पैसे दे दिए, लिखा है ना अरुण अपने ऑर्डर को भी पैसे दे मतलब इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, अपने ऑर्डर को मतलब जिसको बोलेगा। अगर अरुण ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया जे को, फिर जे ने वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया के को, फिर के ने वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया एम को। 3 महीने बाद ये एम जाता है संतोष के पास लेने पैसा, तो एम को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एम क्या है, होल्डर। ठीक है ना, तो ही इज अ होल्डर। ओके, समझ गए, वेरी इजी। मेकर कौन है, पे कौन है, होल्डर कौन है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ और इसलिए इतने अच्छे समझा रही हूँ तुमको, क्योंकि आगे जब कोई बात आएगी होल्डर पे को पेमेंट होगी तो आपको ना समझ में नहीं आएगा अगर आपको ये समझ नहीं आया। मेकर वो इंसान होता है जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, पे वो इंसान होता है जिसको पैसा मिल रहा है, राइट। नाउ लेट्स जंप टू बिल्स ऑफ, अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। पहला, रिटर्न में होते हैं ये प्रॉमिसरी नोट इज ऑलवेज राइटिंग, इट कैन नेवर बी ओरल और कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस टू पे मनी। दिस इज द लीगल एज वेल एज कस्टमरी। कस्टमरी मतलब ये कस्टम वाइज भी देखा गया और अब ये लीगल भी हो गया क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसका। ये एक अंडरटेकिंग होती है। अंडरटेकिंग मतलब आई प्रॉमिस, मतलब मैं एक अंडरटेकिंग कर रही हूँ, ठीक है। अंडरटेकिंग दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ नोट इज एक्सप्रेस, thus merely inferring an acknowledgement to pay, calling it a promissory note is not enough. For example, A writing I owe B rupees 1000 does not amount to a note. I owe मतलब मेरे को पैसे देने हैं B को 1000 रुपए। ये क्या होता है, देने का मतलब क्या है, कब दोगे, कितने दोगे, ये पूरा ही प्रॉमिसरी नोट होता है। अंडरटेकिंग, आप समझिए, मुझे किसी को पैसे देने हैं, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पैसे दूंगी, that is a promissory note, right? It should be undertaking. अनकंडीशनल प्रॉमिस, देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए, पर आपका जो बेस क्लियर होगा उससे चाहे कोई भी टाइप का एमसीक्यू तुमको पूछ ले, तुम एक खुले दिमाग से आंसर कर पाओगे कि क्या बोल रहे हैं, राइट। द प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी मस्ट बी अनकंडीशनल, हेंस जहां पे कंडीशन प्रॉमिस आ जाता है वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, वन कैन नॉट प्रॉमिस टू पे ओनली इफ ही हैज इट दैट अमाउंट्स टू कंडीशन। अगर आप कुछ बोले कि मेरे पास होगा तो मैं पैसे दूंगा, तो ये कंडीशन आ गई, तो कंडीशनल नहीं होता। प्रॉमिसिंग टू पे ऑन अ स्पेसिफिक डेट और अपॉन अ हैपनिंग ऑफ एन इनएविटेबल इवेंट इज फाइन। फॉर एग्जांपल, ए कैन प्रॉमिस टू पे 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोट्स एग्जीक्यूशन। ये ठीक है कि जिस डेट पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट साइन करेंगे उस डेट से 3 साल के बाद मैं पैसे दूंगा, वो चलेगा। लेकिन आप कोई कंडीशन लगा दो तो वो नहीं चलेगा। प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल। स्पेसिफिक अमाउंट होना जरूरी है। एवरी प्रॉमिसरी नोट मस्ट मेंशन अ स्पेसिफिक अमाउंट। देयर कैन बी नीदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ए कैन नॉट मेक अ नोट प्रॉमिसिंग अ फ्यूचर अमाउंट, कि फ्यूचर में हम देख लेंगे हमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। स्पेसिफिक अमाउंट का होना जरूरी है, ठीक है। आगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन सा सेक्शन था? और हमें इसके बारे में दूसरी बात क्या सिखाई है मैम ने कि ये क्या है, क्या है ये, और कौन सा ऑर्डर है? राइट, चलिए। According to Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order. यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये लैपटॉप दे रहा है इसको, इसने इसको देना है मनी, और ये क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्हें बोला ठीक है पैसे नहीं है, 10 दिन के बाद देना, मैं तुम्हें एक नोट लिख के दे रहा हूँ। अब ये वो इंसान है जिसने पैसा लेना है, तो जिसने पैसा लेना है तो वो तो ऑर्डर ही देगा ना। या ये क्या लिखे, ए क्या लिखे, आई प्रॉमिस टू पे। ये तो कोई गधा ही होगा जो मुझे अभी बोलेगा कि यस। तो ये लिखना है आई प्रॉमिस टू पे, या क्या लिखना है, ऑर्डर यू टू पे। So the person who's a seller, the person who needs to receive a money, that person will always give the order to the other person, right?
तो ये क्या लिखेगा, आई ऑर्डर मिस्टर बी टू पे, समझ गए ना, मेरी हैंडराइटिंग अब मत आजमाओ, उर्दू लगेगा, ठीक है ना। सो इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, हु इज द मेकर हियर, डेफिनेटली ए इज द मेकर। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब उसको डायरेक्शन दे रहा है कि तुझे मुझे इतने पैसे देने हैं, पे करने हैं, सम ऑफ मनी टू टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो मुझे देगा या मैं जिसको ऑर्डर दूंगा उसको पैसे देगा, या फिर बेयरर को, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पैसे देगा। समझ में आया? या तो ये सर्टेन पर्सन को, देखो ये ए ऑर्डर दे रहा है कि तू मुझे पैसे देगा, व्हेन अ सर्टेन पर्सन ऑर्डर द अदर पर्सन दैट यू हैव टू पे मी, तो आप तो ये बी किसको पे करेगा, इसको, सर्टेन पर्सन को, या फिर इसके ऑर्डर को, ये जिसको ऑर्डर देगा, या फिर जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको देगा, बेयरर। वैसे एक बात बताओ, बेयरर इंस्ट्रूमेंट कितना खतरनाक है ना, अगर किसी भी हाथ में लग जाएगा तो वो चला जाएगा सामने वाले के पास पैसे लेने के लिए, तो ये तो बहुत रिस्की होते हैं, बहुत, ठीक है ना। चलो अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आगे पढ़ते हैं, उससे पहले ड्राइंग हटा देगी। अब अच्छा, कुछ लोग बच्चे ना नेगोशिएट सोचने लग जाते हैं। नेगोशिएट का मतलब होता है बार्गेनिंग से रिलेटेड होता है, सो दिस इज नेगोशिएबल, ठीक है। नेगोशिएट से याद आया, आई वेंट टू जयपुर, आई बॉट सम बैंगल्स, आई डोंट लाइक वेयरिंग बैंगल्स बट जस्ट फॉर सम पर्पस मैंने बैंगल्स खरीदी, एंड देन द बैंगल्स वर 700 रुपीज विच आई डेंट फाइंड इट वर्थ एट ऑल, सो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं 700, मैंने बोला 400 की आई विल गिव, सो ही वाज लाइक नो 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 इट आई विल गिव यू फॉर 500। तो मैंने कहा नहीं, लेनी नहीं है अभी। मेरे एक वो लड़कियों वाला इंस्टिंक्ट होता है ना कि पहले हम जरा और धक्के खा लें, धक्के खाने के बाद जो हमें सबसे सस्ता मिलेगा वहां से हम खरीदेंगे। तो मैं उस शॉप से, वो इनफैक्ट शॉप नहीं थी, वो एम्पोरियम था जयपुर में, सो आई जस्ट केम आउट। इनफैक्ट वो 700 भी ज्यादा ही बोल रहे थे, सो आई केम आउट। मैंने कहा पहले जरा जयपुर की लोकल मार्केट में देखा जाए, बट मुझे वो बैंगल्स बहुत पसंद थी। बाय डिफॉल्ट जयपुर की मार्केट की फर्स्ट शॉप पे मैं गई, सेम बैंगल्स 200 रुपीज। मैंने कहा ट्रिप पे आना सक्सेसफुल। तो एनीवे नेगोशिएट से मेरे को ध्यान आ गया, तो ऐसी चीजें होती हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। हालांकि मुझे एक रिग्रेट भी हो रहा था कि ये भाई अब ऐसा ना हो कि मेरे को मिले नहीं बैंगल्स, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ना चेपू हूँ, मुझे कुछ पसंद आता है ना तो आई नीड टू बाय दैट, बट थैंकफुली मुझे मिल गई 200 की। मैं बहुत खुश, मैंने दो दो पेयर्स खरीद लिए, मतलब नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज थ्री पार्टीज, ड्रॉ, ड्रॉई, पे। तो ड्रॉ, ड्रॉई, पे ही होते हैं बेसिकली। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना, इट इज डिफाइंड, अच्छा ये तो हमने कर लिया, ये ए है, ये बी है। ए ने बोला ठीक है मैं ऑर्डर ऑर्डर बना के तुम्हें दे रहा हूं, तो मुझे 10 दिन के बाद पैसे दे देना। तो यहाँ पे ए बना रहे बिल, तो ए क्या हो गया, ड्रॉर। किसको ऑर्डर दे रही है पे करने के लिए, बी को, तो बी क्या हो गया, ड्रॉई, ठीक है। अब बी ने किसको पैसे देने बताओ, ए को पैसे देने ना, तो ए ही क्या हुआ, पे ही। बट अगर ए ने बोला कि नहीं मुझे पैसे मत देना, मिस्टर एक्स को दे देना, वो मेरा फ्रेंड है, तो मिस्टर एक्स क्या हो गया यहाँ पे, पे, ठीक है ना। मिस्टर एक्स क्या हो गया, पे। OMG, right? So A is a drawer, B is a drawing, and X is the pay. Drawer is the maker of a bill of exchange. A bill is signed by a drawer. A creditor who is entitled to receive payment. तो यहाँ कह रहे हैं A एक तो drawer है, वो बिल बना रहा है, वो साइन करेगा, और वो एक तरीके का क्रेडिटर है जिसने क्रेडिट दिया है ना। ए ने क्या करा, बी ने क्रेडिट मांगा कि मैं कुछ टाइम बाद पैसे दूंगा, तो ए से क्रेडिटर, तो क्रेडिटर है जिसने पैसा लेना है। ड्रॉई कौन है भाई, ड्रॉई एक पर्सन है जिसके ऊपर बिल काटा गया कि तू पैसे देगा, प्लस ये एक डेटर है जिसने पैसा देना है, और ये एक्सेप्टर भी है क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है ना ऑब्लिगेशन। अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे ऐश्वर्या राय पे बिल काट दूं, ऐश्वर्या राय ने मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, मैं ड्रॉर, ऐश्वर्या राय ड्रॉई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तुमने ऐश्वर्या राय पे बिल काट दिया, बट जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा
वो जब तक साइन नहीं करेंगी, वो बोलेंगे नहीं यस आई एक्सेप्ट द बिल, आई विल पे यू, तो बिल बनाने का क्या मतलब? ऐसे तो हम किसी के नाम पे बिल बना देंगे। तो ड्रॉई हैज टू एक्सेप्ट द बिल एंड ही आल्सो नोन एज द एक्सेप्टर। पे इज द पर्सन जिसको पेमेंट हो रही है। वैसे तो ड्रॉर ही पे ही होता है क्योंकि इसको पेमेंट हो रही है, बट अगर ये किसी और को बोल दे तो वो इंसान क्या हो जाता है? पे। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच इजिली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। ये रहा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर विकास 50,000 रुपए, न्यू दिल्ली 15 अगस्त 2016। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी। यहाँ पे ये भी ऑर्डर दे रहा है, और माई ऑर्डर, मतलब पे टू मी और माई ऑर्डर का मतलब जिसको मैं ऑर्डर दूंगा 50,000 रुपीज वैल्यू रिसीव, स्टैंप लगा हुआ है। एक्सेप्ट किसने करा है? निश्चय। ये कहाँ रहते हैं? मॉल एवेन्यू, न्यू दिल्ली। ये कहाँ है भाई? ये तो मुझे ही नहीं पता कहाँ है। करोल बाग तो सुना हुआ है। तो ये विकास जो है ये करोल बाग में रहता है। इसने ये बिल काटा है निश्चय के अगेंस्ट जो मॉल एवेन्यू में रहता है। मॉल एवेन्यू कौन सी जगह है? चलो एनीवे, ये तो एक मॉल का नाम आ रहा है, पता नहीं क्या है। चलो एनीवे, यहाँ पे कह रहे हैं करोल बाग में ये रहता है विकास, और ये ऑर्डर दे रहा है निश्चय को। ठीक है, तो एक्सेप्टर कौन है? निश्चय, क्योंकि ये पेमेंट करेगा। तो ये हमारा ये जो विकास है ही इज अ ड्रॉर, निश्चय इज अ ड्रॉई एंड एक्सेप्टर ऑल्सो। एंड पैसे किसको देने हैं? विकास ने लिखा है कि 3 महीने का ही टाइम है ना, हाँ 3 months के बाद मेरे को पैसे देना या फिर मेरे ऑर्डर को। तो विकास भी पैसे ले सकता है या फिर ये जिसको ऑर्डर देगा उस इंसान को निश्चय पैसे देगा। राइट, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू एवरीवन। नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक। अब चेक क्या है? चेक, चेक, चेक क्या होता है? चेक बहुत अच्छी चीज होती है, हमें मिल जाए चेक लाखों का, हम खुश हो जाएं, तब मिला करेंगे हमें चेक। बट एनीवे देखिए, अभी भी चेक की जो इम्पोर्टेंस है थोड़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट एंड लेजिटिमेसी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एंड लीगलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। अब इतनी ऑनलाइन पेमेंट लीगलाइज हो गई है कि चेक और इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। बट स्टिल सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बात करता है चेक क्या है, जरा डेफिनेशन पढ़ो। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। और अब ये क्या बात बोल रहा है यहाँ पे? हमने तो पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो ऑर्डर होता है या तो प्रॉमिस होता है ना? प्रॉमिस तो तुमने कर लिया, प्रॉमिस नोट, ऑर्डर तुमने कर लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ कह रहा है चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जो बैंकर के ऊपर होता है। अच्छा छोड़ो, पहले ना मैं तुम्हें चेक की शक्ल दिखाती हूँ एंड देन आई विल टेल यू व्हाई चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान दूसरे को ऑर्डर देता है कि तू मुझे पेमेंट कर, है ना? यही होता है ना? अब ये बताओ ये चेक किसका है? किसका चेक लग रहा है तुमको? ये पेमेंट करनी है, ये चेक है कोई मिस्टर दीपक का, क्योंकि जिसकी चेकबुक होती है उसका नाम लिखा होता है ना नीचे। जिसका चेकबुक होता है उसका नाम लिखा होता है चेक, जैसे मेरे चेकबुक पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं साइन करती हूँ। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया चेक किसका है? दीपक का है। दीपक की चेकबुक है ये, और दीपक ऑर्डर दे रहा है किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि जिसका मैंने यहाँ नाम लिखा है उसको पेमेंट करो। समझ में आया व्हाई चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? ये जो दीपक है ये ऑर्डर दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे करने के लिए। किसको? यहाँ लिखा पे, टीच लेन कोई होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको पेमेंट करने के लिए दीपक ऑर्डर दे रहा है। सो दीपक इज अ ड्रॉर। किसको ऑर्डर दे रहा है? बैंक को। तो बैंक इज अ ड्रॉई, किसको पे करने के लिए बोल रहा है? टीच लेन को। तो टीच लेन इज अ पे। तो चेक इज अ काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर इन अ पर्सन
who is drawing a check, who is making a check is the drawer and drawing a check on a banker, क्योंकि चेक हमेशा किसको ऑर्डर दिया जाता है, बैंक को, एंड यहाँ पे बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब डेफिनेशन पढ़िए जरा। A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। अभी देखो, अभी क्या है, बैंक के ऊपर तुमने चेक काटा, मैंने एक चेक काट के तुमको दिया, चेक तुम्हारे पास है, तुम जब तक बैंक नहीं जाओगे ये चेक का पैसा तुम्हें कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ कह रहे इट इज नॉट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जब तक आप चेक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी क्या होता है ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ में आया कि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों है। Truncated check is the one is cut short in a clearance cycle. This means that rather than using the check in a physical capacity, a scanned copy or electronic image of its same is used for transmission of a payment. Truncated. अभी मैं आपको चेक का प्रोसेस बताती हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्या होता है ट्रंकेटेड एंड एवरीथिंग। प्लीज लिसन। I have a bank account in ICICI. ये मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। I have a bank account in ICICI. Which bank account you have account in which bank? कौन से बैंक में आपका अकाउंट है बताइए जल्दी जल्दी से। सपोज आपका है SBI में, मैं ले लेती हूँ SBI। हका हुआ मतलब I don't like that bank, SBI. I like ICICI. चलेगा, इंटरेस्ट कम दे दो लेकिन सरदर्दी नहीं है। ये वाले बैंक्स इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं लेकिन सरदर्दी इतनी है कि यहाँ जाके कोई काम नहीं होता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम घुस जाओ ICICI के अंदर, बस कॉफी से लेके तुम जो मांगोगे तुमको मिले, मतलब यू नो दे हैव अ हॉस्पिटैलिटी इन बैंक्स आल्सो। सो ICICI इज वेरी स्पीडी, आई रियली लाइक ICICI। इट्स माय फर्स्ट अकाउंट, मतलब फर्स्ट बैंक जहाँ से मैंने अकाउंट खोला है, तो ICICI। अभी देखो मैंने ना तुमको एक चेक काट के दिया, ज्यादा खुश मत होना, 5 लाख का चेक नहीं काटूंगी, 5,000 का चेक, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे चेक काट के दिया, नूर को मैंने चेक काटा और यहाँ पे अपने साइन करे हैं। अब साइन की इतनी दिक्कत आपको पता है, जब मैं 10th 12th स्टैंडर्ड में थी मैंने साइन करा था ऐसे, ठीक है। अब मैं साइन करती हूँ ऐसे, ये मेरे 2-3 बार तो मेरे चेक साइन नहीं मैच हुए, बट एनीवे हमारे ऑब्वियसली हमारी हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है ना सालों बाद। तो ये मैंने साइन करा, ठीक है, और ये ICICI बैंक का चेक है। हाँ, अब नूर क्या करेंगे, अच्छा पैसे तो लिख दो 5,000 रुपए, 5,000, ठीक है, नॉट 5 लाख, 5,000। अब बोलेंगे मैम इतनी कंजूस है, झूठ मूठ में भी 5 लाख नहीं लिखेंगे। यस, 5,000 का चेक है। तो नूर क्या करेगी, नूर मेरे बैंक जाएगी ICICI, सो माय ब्रांच इज नियर माय हाउस, राइट। तो और नूर का ब्रांच है दिल्ली में कहीं और, ठीक है। तो तो नूर इज नॉट गोइंग टू गो माय बैंक, व्हाट शी विल डू इज, उनका बैंक है SBI में, तो नूर जाएंगे SBI एंड ये वाला जो मेरा चेक है ये SBI के ड्रॉप कर देंगे ना, जो चेक ड्रॉप करते हैं स्लिप भर के, वहां ड्रॉप कर देंगे। अब SBI क्या करेगा, SBI will contact my bank branch, will verify all the details, and then when my bank will verify the detail, जब मेरे बैंक पे ये चेक आएगा ना, ये वाला चेक कौन भेजेगा, SBI बैंक। SBI बैंक को किसने दिया, नूर ने दिया। तो SBI बैंक जब ICICI को ये भेजेगा कि आपके कस्टमर ने मेरे कस्टमर को ये पैसा ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया है, तो ICICI बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से माइनस करेगा 5,000 और SBI को देगा, और SBI वो पैसे किसके अकाउंट में डालेगा, नूर के। ये कहलाई जाती है क्लियरिंग साइकिल। तो जब SBI ये जो स्कैन कॉपी भेजेगा ना मेरे चेक की, तो उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक, क्योंकि क्लियरिंग साइकिल में तो उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रंकेटेड चेक। जब ये क्लियर हो जाएगा तो क्लियर चेक बोला जाएगा, लेकिन अभी साइकिल के अंदर है, अभी ICICI ने क्लियर नहीं करा, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ट्रंकेटेड चेक। ऐसा शुरू में हुआ था, जब 1-2 बार मुझे बैंक के फोन आए थे, मैम आपका ना आपने कोई चेक काटा है क्योंकि आपका साइन ना आपने कैपिटल S और स्मॉल s में वो हो गया है, आपका कैपिटल S है आप स्मॉल s कर देते हो चेक में। तो मैंने कहा भाई अब मैंने साइन ही चेंज कराया है, पता नहीं मुझे कौन से शौक पड़ गए थे स्मॉल करने के। वैसे कभी कभी मैं ऐसे भी कर देती हूँ, आई एम सो कंफ्यूज्ड माई सेल्फ कि माई साइन इज कैपिटल S और स्मॉल s। तो 1-2 बार तो बैंक ने मेरे को कॉल करके भी मेरे
चेक्स ऐसे रुकवा दिए थे, क्लियरिंग साइकिल में क्लियर नहीं करे थे। तो क्लियरिंग साइकिल जब क्लियर हो जाती है तो ट्रंकेटेड चेक हो जाता है क्लियर चेक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लियर चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। किधर चला गया? यस। तो ट्रंकेटेड चेक बेसिकली, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज बेसिकली इज द वन वो जो डिजिटली साइन करते हैं, मेकर एंड ड्रॉ करते हैं डिजिटल क्रिप्टो सिस्टम से। वो हमारा सीन नहीं है, हम लोग नहीं करते। हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एज अ पीसीएस फॉर्म साइन करने के लिए होता है, बट चेक तो अभी हमने डिजिटली नहीं करा है, ठीक है। तो ये अलग होते हैं। लेकिन ट्रंकेटेड चेक समझ गए ना, स्कैन कॉपी होती है इलेक्ट्रॉनिक चेक की, जो एक बैंक दूसरे बैंक को भेजता है चेक क्लियरेंस के लिए, उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक, राइट। चलिए, तो ये चेक की शक्ल भी देख ली तुमने। ये है हमारे ड्रॉर, जिसके नाम पे होता है ना चेक, मतलब जिसका बैंक अकाउंट है वो होता है ड्रॉर। ड्रॉ इज ऑलवेज अ बैंकर इन केस ऑफ चेक, क्योंकि ऑर्डर किसको दे रहा है ये दीपक? अपने बैंक को, कि पेमेंट कर दो। किसको पेमेंट कर दो? जिसका नाम लिखा है। अच्छा, दीपक ये सेल्फ का चेक भी तो काट सकता है। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से सेल्फ का चेक। सेल्फ का चेक मतलब जहां पे आप काउंटर पे जाके 5,000 रुपए निकाल सकते हो। अब तो एटीएम आ गया तो सेल्फ का चेक कोई काटता नहीं है, लेकिन जब एटीएम नहीं था तो सेल्फ के चेक भी बहुत होते थे। तो दीपक इज ऑर्डरिंग द बैंक टू पे हिमसेल्फ, और दीपक इज ऑर्डरिंग सम अदर पर्सन टू बी पेड। सो वो यहाँ पे क्या होगा? पे। I hope it is very much clear to all of you what is promissory note, what is bill of exchange, what is check, and अब आप कहोगे आपने कहा था यही 3 चीजें इस चैप्टर में, तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इस चैप्टर में बहुत बातें हैं। नेक्स्ट क्लास में we are going to do the difference between all the negotiable instrument, and we are going to talk about the parties in detail, dishonor of instrument, noting of instrument, endorsement, बहुत सारी बातें करी जाएंगी। So till then, please revise what we have done today. काइंडली रिवाइज। ये आज की क्लास एक बेसिकली आज की क्लास में मुझे हम सिर्फ इंट्रो करेंगे, बट हमने तीनों टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा बेस कर लिया है। सो आई एम ग्लैड अबाउट इट। आगे अब हम सारा नोट से पढ़ेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ेंगे, बट आपको सब समझ में आएगी क्योंकि आपने बेस क्लियर कर लिया अपना, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, राइट। So I'll see you in the next class. Till then, please revise. Without revising, you won't be able to understand a lot of things. A lot of things can mug up in your head. So please revise. Revision is very important. Thank you so much. बताइए doubts. Yes. एक बार प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज है उनका डिफरेंस साइड बाय साइड प्लीज, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। जो टी फॉर्म टेबल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का, तब जब डिफरेंस बिटवीन करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। थैंक यू सुरभि, राइट आशिक। सो एक बार नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में वील डू इट, डोंट वरी। ओके ओके एवरीवन, सबको समझ में आया? ऐसे zombies की तरह बैठे रहते हैं, बस ज़ॉम्बी की तरह बैठे रहते हो। पढ़ा दिया, गिरे हुए हैं, क्लास हो गई, चलो बंद करो लैपटॉप। थोड़ा कुछ इंटरेक्ट कर लिया करो, टीचर को भी समझ में आए कि हाँ बच्चे हैं, सुन रहे हैं। सिर्फ कुछ बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी सब थके हुए हैं। वो कह रहे हैं हम बस जी रहे हैं। ऑल क्लियर? ओके, चलो एवरीबडी, thank you so much, Samriddhi, everybody, Sheetal. I hope, see, my motive is always that it should be clear in your head. मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं समझ में आया था जब पहली बार मैंने पढ़ा था। इनफैक्ट आई टेल यू, आई स्टडीड ऑल बाय माई सेल्फ। तो मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया था, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का रेलेवेंस मेरे को प्रैक्टिकली नहीं दिखता तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि क्या ही लिखा हुआ है।
So I always make sure that something should be very much taken to ground so that you should understand कि ये चीज हम कर क्यों रहे हैं. धीरज, नेक्स्ट क्लास भी इतने बजे ही होगी? अच्छा, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू द क्लास? अच्छा, पोहा का ऑर्डर दिया था. वेरी गुड. अभी क्या है ना, अभी माय हाउस हेल्प, शी इज वेरी गुड. मैं भी उसको ऑर्डर देती हूँ, ये बना दे वो बना दे. अभी ना शी इज गोइंग ऑन 19th अक्टूबर. मुझे लग रहा है बस मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी उसके बाद मैं किसको ऑर्डर दूंगी? ये बना दे वो बना दे. अभी मैं उसको बोल कर आई हूँ ये बना दे, ये बहुत कुछ बोलती हूँ मैं ऑर्डर. उसको रेस्टोरेंट की तरह मैं ऑर्डर देती हूँ. सुपर शेफ. एंड शी सुपर शेफ, शी कुक्स अमेजिंग फूड. हाँ, मेरे को भूख लग गई है, मेरे को बहुत भूख लग गई है. मुझे पता है उसने क्या बनाया है सुबह. तो मैं अभी बस जाके अच्छी सी महारानियों की तरह कॉफी पीऊंगी. अभी सबसे ज्यादा ना, व्हेन माय हस्बैंड इज एट होम ना, तो मुझे ऐसे देखता रहता है. उसको लगता है यार योर लाइफ इज सेट, यू आर सिटिंग एट होम एंड ऑर्डरिंग फॉर फूड एंड लॉट ऑफ थिंग्स. एंड माय एक्चुअली जो मेरी हाउस हेल्प है, शी वाज अ वेरी ओल्ड हाउस हेल्प. अब वो दोबारा वापस आ गई है. तो आई एम लाइक लिटरली वेरी हैप्पी कि चलो, आई एम ऑन क्लाउड 9. आपने गलत साइन करके समझा है चैप्टर को? पागलों वाली बातें करती हूँ. गलत साइन करके क्यों समझूंगी चैप्टर को? दैट इज वन थिंग. मैंने इस चैप्टर को मुझे पता मैंने कैसे लॉ पढ़ी थी. बहुत देखो, बहुत मुश्किल से पढ़ी थी, क्योंकि अपने आप पढ़ी थी तो बहुत मुश्किल से पढ़ी थी. यू शुड बी ग्लैड कि आपको ये बैच मिल रहा है, लाइव बैच. एवरी डे सीवी आर कमिंग. एंड पता है क्या होता है, एज अ ह्यूमन नेचर मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम कुछ कमिटमेंट कर देते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि हाँ ये चीज पूरी हो जाए. आई एम ग्लैड कि हर टीचर आपको बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे से. एंड आई थिंक समबडी हु इज लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे जो शुरू से आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं. सो आई एम श्योर उनको भी अब कॉन्फिडेंस होगा कि यस, थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी स्मूथ वे एंड एवरीथिंग इज डन एज दे वर प्रॉमिस्ड, राइट? सो बिकॉज मोटो एक ही है कि आप सब क्लियर करें एग्जाम्स. यस, थैंक यू अनीश. चलिए एनीवेज, यस हिमांशु, चेक क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखो इसलिए होती है क्योंकि उसमें भी मूविंग ऑफ कैश नहीं हुआ ना. आप किसी को चेक काट के दे रहे हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही तो हुआ कि आप ही नहीं पैसा दे रहे हो. अब वो इंसान अगले दिन चेक काट दे, 2 दिन बाद काटे या 2 हफ्ते बाद चेक डाले अपने बैंक में, वो उसकी चॉइस है. लेकिन ये भी एक तरीके का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. यस, ओके, यस आई नो. आप लोगों में से काफी लोगों ने रिव्यूज डाले हैं. आई रेड दैट, सो थैंक यू फॉर ऑल दोस हु हैज गिवन अ वेरी गुड रिव्यूज. And I would request rest of them also to give reviews, because see, when you do a particular thing, it's a human nature, you like acknowledgement, you like appreciation. And हमारा acknowledgement वही हो जाता है जहाँ आप ये नहीं कि थैंक यू करते रहो पूरा टाइम, बट जहाँ आप एक अच्छा फीडबैक दे दो, वीडियो शेयर कर दो, यही तो एक सपोर्ट है. और तो कोई सपोर्ट nobody has asked for, right? So we would highly appreciate if you give the feedback and share our classes, so that will be fruitful for us. हाँ, एंडोर्स का मतलब होता है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं. एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफरेबल करना. जैसे मैंने पैसा लेना है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है ये वाला, ठीक है, मैंने अपनी सिस्टर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया कि तू पैसे ले लियो, तो आई एम एंडोर्सर, शी इज एंडोर्सी, राइट? और एंडोर्समेंट के बारे में अनदर सेक्शन है, पूरा एक पार्ट है, तो आप वहां के लिए रखो, वहां पे ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा आपको. ठीक है, ओके, थैंक यू. आफ्टर सिलेबस ऑल चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, 40-50 लाइक दैट. यस साक्षी, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल लाइक दैट होंगे. एंड 40-50 कह रही है, हर चैप्टर के 40-50 होंगे ना. हर चैप्टर का मैराथन होगा, रिविजन होगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा. सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन नहीं है ना ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर कराने का है, राइट? नहीं नहीं, इतना आप इतना मत लिखना. मुझे ना एक्चुअली जब कोई मेरी तारीफ करता है ना, तो मेरे को बहुत ऐसा शाय फील होता है. मुझे तारीफ सिर्फ एक ही इंसान से सुनना बहुत पसंद है, दैट्स माय हस्बैंड. और वो मेरी तारीफ करता नहीं. मैं उसको बोलती हूँ, यू नो, आई लाइक टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम यू. ऑल चैप्टर के टोटल, हाँ हाँ आराम से. यस साक्षी, ऑफ कोर्स.
बिल्कुल क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के बिना तो कैसे ही हम PYQ या मैराथन करेंगे, तो वो तो बहुत जरूरी है ही, राइट? यू नो, इट वाज माय हस्बैंड्स बर्थडे व्हेन आई वेंट टू जयपुर, तो मैंने उसके लिए ना एक पोएम लिखवाई। मुझे तो कुछ आता नहीं है, शायरी वायरी पोएम है ना, तो मैंने ऑब्वियसली पे करके किसी से पोएम लिखवाई। वो आजकल आता है ना इंस्टाग्राम पे, मैंने भेजी। कहता है यार ये तूने लिखी है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं लिखी, आई डोंट नो ऑल ऑफ दैट स्टफ, मैंने लिखवाई है। तो ही वाज लाइक कि पैसे देके लिखवाई है? मैंने कहा, कहता है तो मनी वेस्ट है यार, क्या जरूरत थी? मैंने कहा गला दबाने का मन करता है ऐसी 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 स्टेटमेंट सुन के। मैं कहा क्यों ही लिखवाई, डिलीट कर दी मैंने उसके फोन से। मैंने कहा पढ़ियो मत दोबारा अब। चलिए, ओके ओके साक्षी, आई गॉट इट, आई विल टेक ऑल दोस क्वेश्चंस, डोंट वरी, राइट? चलिए, चलो, we'll see you in the next class everybody. Till then please revise, everybody please revise, do complete. चलिए everybody, see you tomorrow. Thank you everyone. Bye bye everybody. Thank you समृद्धि. Bye everyone. एक्चुअली मेरी नजर ना फिर से वो वाली रील पे चली गई जो मैं देख के बहुत हंसी आ रही थी मुझे। चलो एनीवे, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।